प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे वान डी ग्राफ जनित्र। वान डी ग्राफ जनित्र यानी ऐसा उपकरण जो विद्युत को उत्पन्न कर सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, जो इसके 7 पॉइंट हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करो। पहला परिभाषा, दूसरा बिंदु सिद्धांत, तीसरा नामांकित चित्र, चौथा संरचना, पांचवा कार्यविधि, छठवा उपयोग, सातवां दोष। 7 बिंदु हैं। परीक्षा में कभी 7 बिंदु एक साथ तो आते नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन से बिंदु आ जाएं, सभी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वान डी ग्राफ जनित्र यानी कि ऐसा उपकरण जो विद्युत उत्पन्न करता है, यह बात आएगी परिभाषा के अंतर्गत। तो पहले हम देखते हैं परिभाषा। देखें, वान डी ग्राफ जनरेटर एक विद्युत उत्पादक मशीन है जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या इससे अधिक विभवांतर का उत्पादन किया जा सकता है। इसका आविष्कार सबसे पहले सन 1931 में प्रोफेसर रॉबर्ट जेमिसन वान डी ग्राफ ने किया था। यानी ऐसा उपकरण जो 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न कर सके, या हम शॉर्ट में कहें तो उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाली मशीन। ऐसा उपकरण जो उच्च विभवांतर 10 लाख वोल्ट, यदि याद ना रहे तो उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाला उपकरण वान डी ग्राफ जनित्र कहलाता है। क्योंकि इसे वान डी ग्राफ वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए हम इसे वान डी ग्राफ कहते हैं। तो उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाला उपकरण वान डी ग्राफ जनित्र कहलाता है। 1931 में इसकी खोज हुई थी। उद्देश्य है इसका उच्च विभवांतर उत्पन्न करना। अब दूसरा बिंदु है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा बिंदु है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वान डी ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत निम्न 2 तथ्यों पर आधारित है। किसी चालक के नुकीले भागों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। नंबर 2, जब किसी खोखले गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इन 2 बिंदुओं पर इसका सिद्धांत आधारित है। सिद्धांत का मतलब है कि यह उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला बिंदु है कि नुकीले भागों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। इसका अर्थ समझें, जहाँ ऐसा चालक हो जिस चालक में कहीं कोई नोक निकली हो, तो नोक के ऊपर सबसे अधिक आवेश का घनत्व रहता है। जैसे समझें, कोई गोलीय चालक है और उसमें एक नोक निकली हुई है, तो इस नोक के स्थान पर आसपास सबसे अधिक आवेश होगा, जिसके कारण उस नोक के आसपास वैद्युत पवनें चलने लगेंगी। तो पहला बिंदु कहता है कि नुकीले सिरों पर, चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। दूसरा बिंदु कहता है कि जब किसी खोखले गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी किसी खोखले गोलीय चालक को हम आवेश दें तो वह आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर यानी ऊपरी पृष्ठ पर
जैसे कोई खोखला चालक है, इसे हम आवेश दें, तो जैसे हम इसे आवेश देते हैं तो यह आवेश के बाह्य पृष्ठ पर, ऐसा बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। दूसरा बिंदु कहता है, तो इन दोनों बिंदुओं के आधार पर ही वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो दोनों बिंदु ध्यान रखना है कि नुकीले सिरों पर सबसे अधिक आवेश होता है और खोखले चालक के बाह्य पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैल जाता है। अब हम तीसरे बिंदु पर चलते हैं। तीसरा बिंदु है नामांकित चित्र। नामांकित चित्र में देखें क्या क्या है। सबसे पहले तो एक खोखला गोला होता है जो एस है, यह खोखला गोला एस, खोखला गोला एस है और यह गोला दो विद्युत रोधी खंभों पर रखा रहता है, जो एम और एन। देखें ध्यान से, एम और एन विद्युत रोधी खंभे हैं जिस पर यह गोला रखा हुआ है। फिर दो घिरनियाँ हैं, P1 और P2, घिरनी P1 और घिरनी P2। इन घिरनियों के ऊपर से एक बेल्ट गुजरता है, पट्टा, जैसे आटा चक्की का पट्टा होता है ऐसा एक पट्टा इस पर से गुजरता है। अब दो कंघियाँ होती हैं, E1 और E2, E1 कंघी और E2 कंघी। E2 कंघी का संबंध तो गोला से रहता है और E1 कंघी का संबंध एक उच्च तनाव बैटरी से कर दिया जाता है और यह पूरा का पूरा उपकरण एक लोहे के टैंक में बंद रहता है और इस टैंक का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, जिससे कि बाहरी पृष्ठ पर यदि कोई आवेश आ जाए तो वह पृथ्वी में चला जाए, जिससे कि इसके बाहरी पृष्ठ पर कोई आवेश न रह सके। और यदि कभी आवेश की मात्रा अधिक हो जाए गोला एस में, तो एक विसर्जन नलिका डी लगी होती है। यह विसर्जन नलिका आवेश को जमीन में भेज देती है। इस प्रकार यह पूरा उपकरण वान डी ग्राफ जनित्र कहलाता है। इस चित्र को अभी दोबारा समझेंगे। अब इसके ही आधार पर हम इसके अगले बिंदु पर चलते हैं, नामांकित चित्र। जैसे एस खोखला गोला था, एम और एन विद्युतरोधी खंभे थे, P1 और P2 घिरनियाँ, E1 और E2 कंघियाँ, C बेल्ट है जो घिरनियों के ऊपर से गुजरता था, B उच्च तनाव बैटरी है, D विसर्जन नलिका और T टैंक यानी बाहरी आवरण। यह नामांकन है चित्र का। हम अगले बिंदु पर चलते हैं, संरचना। संरचना जैसी कि हमने बताई है कि वान डी ग्राफ जनित्र या वान डी ग्राफ जनरेटर की संरचना चित्र में प्रदर्शित की गई है। इसमें 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला होता है, 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला। इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई इसकी पूरी, ये इसकी चौड़ाई रहती है 5 मीटर व्यास। इसका नाम है एस, जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी खंभों एम और एन पर रखा रहता है। विद्युत रोधी खंभे जिस पर यह रखा हुआ होता है, इन खंभों का नाम है एम और एन। E1 और E2 दो घिरनियाँ होती हैं, एक घिरनी दूसरी घिरनी। E1 और E2
E1 और E2 दो घिरनियाँ होती हैं जिनके सामने P1 व P2, E1 व E2 दो कंघियाँ होती हैं यहाँ पर जी, कंघियाँ होती हैं यहाँ पर। एक कंघी जुड़ी रहती है गोला S से और दूसरी कंघी से बैटरी जोड़ दी जाती है। तो P1 P2 दो घिरनियाँ और E1 E2 दो कंघियाँ। इन घिरनियों के ऊपर से विद्युतरोधी बेल्ट घूमता है। इन घिरनियों के ऊपर से एक विद्युतरोधी बेल्ट घूमता है। कंघी E1 का संबंध उच्च तनाव बैटरी के धन ध्रुव से होता है। कंघी E1 नीचे वाली कंघी का संबंध बैटरी से होता है। कंघी E1 का संबंध उच्च तनाव बैटरी के धन ध्रुव से होता है तथा कंघी E2 का संबंध गोला S से होता है। D एक विसर्जन नलिका होती है। यह संपूर्ण उपकरण लोहे के एक टैंक में बंद रहता है। इस टैंक का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। यह संरचना है, लेकिन सबसे मुख्य बिंदु होता है कार्यविधि। कार्यविधि के अंतर्गत ही सभी बिंदु उपस्थित हो जाते हैं। तो हमें कार्यविधि को अच्छी तरह समझना है, जिससे सभी बिंदु इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। कार्यविधि के लिए सबसे पहले हमें हमारे सामने चित्र का उपस्थित होना जरूरी है। तो मैं एक चित्र दोबारा बनाता हूँ यहाँ। यह एक गोला है जिसका व्यास 5 मीटर है और इस गोले का नाम है S। यह गोला दो विद्युतरोधी खंभों पर टिका रहता है। दो विद्युतरोधी खंभों पर टिका रहता है। यह विद्युतरोधी खंभे अब दो घिरनियाँ होती हैं। एक घिरनी ये और एक घिरनी है। इन घिरनियों के ऊपर से एक बेल्ट गुजरता है। ऊपर वाली घिरनी के सामने एक कंघी, बड़ी कंघी, कुंभकर्ण के बाल काटने वाली, और एक कंघी नीचे होती है। कंघी नीचे वाली कंघी को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी के धन ध्रुव से। और पूरे उपकरण को एक टैंक में बंद कर देते हैं। एक विसर्जन नलिका D होती है जो कि आने वाले आवेश को जमीन में भेज देती है। होता क्या है कि सर्वप्रथम कंघी E1 को उच्च तनाव बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। जैसे ही इस कंघी E1 को हम बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं, तो जो हमने सिद्धांत पढ़ा था कि नुकीले भागों पर सबसे अधिक आवेश होता है। तो कंघी का मतलब यह है कि इसकी कंघी माने नोकें, और नोकों का मतलब है कि आवेश सबसे अधिक। तो जैसे ही हम बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं तो नीचे वाली कंघी के सिरों पर, नोकों पर सबसे अधिक आवेश आ जाता है, जिससे वहाँ वैद्युत पवनें चलने लगती हैं। और वैद्युत पवनें चलने से यह बेल्ट का जो सामने वाला भाग है, यह आवेशित हो जाता है। और इसी समय हम इन घिरनियों को मशीन की सहायता से घुमाते हैं। घिरनियाँ घूमती हैं तो यह बेल्ट भी घूमता है। यह बेल्ट घूमता घूमता जैसे ही दूसरी घिरनी के सामने आता है, यहाँ जैसे ही दूसरी घिरनी के सामने आता है तो उसके सामने लगी होती है कंघी। तो प्रेरण की क्रिया
से वह कंघी आवेशित हो जाती है। प्रेरण की क्रिया से वह कंघी आवेशित हो जाती है। प्रेरण की क्रिया क्या होती है? प्रेरण की क्रिया यह होती है कि दूसरे की प्रेरणा से हम जिसके साथ रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही हम में गुण और अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं। हम उसको देख करके कुछ न कुछ सीख जाते हैं, जिसे प्रेरण की क्रिया कहते हैं। जैसे दुर्योधन अपने मामा के साथ रहते रहते उसकी प्रेरण की क्रिया से दुष्ट हो गया था, तो वही प्रेरण है। प्रेरण माने प्रेरणा, उससे हम कुछ न कुछ सीख लेते हैं, उसके जैसे ही हो जाते हैं। तो जैसे ही आवेशित बेल्ट दूसरी कंघी के सामने आता है तो यह कंघी E2 कंघी आवेशित हो जाती है। लेकिन प्रेरण की क्रिया से विपरीत आवेश आता है तो यह कंघी जैसी ऋणात्मक होती है और यह कंघी जुड़ी होती है गोला S से, तो गोला S के अंदर वाले तल पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और गोला S के बाहर वाले तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही यह बेल्ट घूम करके दूसरी ओर आता है तो अनावेशित हो जाता है, और जब वह घूम करके पुनः कंघी E1 के सामने आता है तो पुनः आवेशित हो जाता है, और यह आवेशित बेल्ट ऊपर की ओर जाता है तो पुनः कंघी E2 के सामने पहुंचता है और प्रेरण क्रिया होती है, जिससे आवेश उत्पन्न होता है कंघी E2 पर ऋणावेश, और यह ऋणावेश गोला S के अंदर वाले तल पर और धनावेश गोला S के बाहर वाले तल पर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार यह क्रिया चलती रहती है और गोला S का आवेश लगातार बढ़ता जाता है। हम इसका आवेश जब तक बढ़ाते रहते हैं जितनी हमें आवश्यकता होती है। हम इसका आवेश 10 लाख वोल्ट तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाला उपकरण से कहते हैं कि हम 10 लाख वोल्ट तक इसका आवेश कर सकते हैं। जैसा लिखा है वैसा पढ़ा कि सर्वप्रथम कंघी E1 को उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। E1 को उच्च तनाव बैटरी के इस वाली कंघी को उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। ऐसा करने से कंघी E1 के नुकीले भागों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक हो जाता है। पृष्ठ घनत्व अधिक हो जाता है क्योंकि हमने सिद्धांत में पढ़ा है कि नोकों पर आवेश घनत्व सबसे अधिक होता है, तो कंघी के आगे आवेश घनत्व सर्वाधिक हो जाता है और वहाँ धनात्मक वैद्युत पवनें चलने लगती हैं, जिससे कंघी E1 के सामने वाला बेल्ट का भाग धनावेशित हो जाता है। जब यह बेल्ट घूमकर कंघी E2 के सामने पहुँचता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा कंघी E2 पर ऋणावेश और गोला S पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। यह इसकी कार्यविधि है। एक बार और दोहराएं कि सबसे पहले कंघी E1 का संबंध हम उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से करते हैं। जैसे ही उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से हम इसका संबंध करते हैं तो कंघी की नोकों पर धनात्मक वैद्युत पवनें चलने लगती हैं, क्योंकि आवेश का घनत्व सबसे अधिक होता है और बेल्ट आवेशित हो जाता है। यह आवेशित बेल्ट आगे चल कर के कंघी E2 के सामने पहुंचता है। जैसे ही कंघी E2 के सामने पहुंचता है तो प्रेरण की क्रिया होती है और प्रेरण की क्रिया के कारण कंघी E2 पर ऋणावेश आ जाता है और कंघी E2 जुड़ी होती है गोला S से, तो गोला S से जुड़े होने के कारण गोला S के अंदर वाले तल पर तो ऋणावेश और बाहर वाले तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब यह बेल्ट घूम करके जब पुनः कंघी E1 के सामने पहुंचता है तो यही क्रिया चलती है कि बेल्ट पुनः आवेशित हो जाता है और प्रेरण की क्रिया से E2 आवेशित हो जाती है कंघी और गोला पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार लगातार गोला S पर आवेश आता रहता है और गोला S आवेशित होता रहता है,
जिससे उसका विभवांतर बढ़ता रहता है और 10 लाख वोल्ट तक हम इसका विभवांतर प्राप्त कर लेते हैं। कार्यविधि इतनी ही लिखी है। इसमें एक बात और हो सकती है कि जब बेल्ट आवेशित हो जाता है और कंघी E2 के सामने पहुंचता है तो प्रेरण क्रिया द्वारा E2 को वह प्रेरण क्रिया से आवेशित कर देता है, लेकिन इसी समय एक क्रिया और होती है कि कंघी E2 ऋणात्मक होती है और कंघी E2 के नोकों के सामने ऋणात्मक वैद्युत पवनें चलने लगती हैं। ऋणात्मक वैद्युत पवनें चलने के कारण बेल्ट का सामने का भाग जो धनावेशित था और ऋणावेशित वैद्युत पवनों के कारण वह अनावेशित हो जाता है और जब यह घूम करके दूसरी ओर पहुंचता है बेल्ट, तो उस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसलिए वह आवेश जब घूम करके पुनः कंघी E1 के सामने पहुंचता है तो पुनः धनावेशित हो जाता है। यह बात कार्यविधि में कही नहीं गई है, जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि अधिक पॉइंट आते हैं तो यह बात नहीं कहना है। यदि कार्यविधि और चित्र ही आता है तो यह बात हम कह सकते हैं, जो हम कहकर बताते हैं पूरी कार्यविधि, कि सबसे पहले हम कंघी E1 का संबंध उस तनाव बैटरी की धनश्रेणी से करते हैं, जिससे कंघी E1 के सामने धनात्मक वैद्युत पवनें चलने लगती हैं। इस समय बेल्ट के सामने वाला भाग धनावेशित हो जाता है और यह धनावेशित भाग जैसे ही घूम करके कंघी E2 के सामने पहुंचता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा कंघी E2 ऋणावेशित हो जाती है और कंघी E2 का संबंध गोला से होता है, इसलिए यह आवेश गोले में पहुंच जाता है और गोले के अंदर वाले तल पर ऋणावेश और बाहर वाले तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और इसी समय कंघी E2 के सामने ऋणात्मक वैद्युत पवनें चलने लगती हैं, जो बेल्ट के धनावेश को समाप्त कर देती हैं। और जब बेल्ट घूम करके E2 के दूसरी ओर पहुंचता है, घिरनी के दूसरी ओर पहुंचता है, तो अनावेशित हो जाता है। यह अनावेशित बेल्ट पुनः घूम करके जैसे ही कंघी E1 के सामने आता है तो पुनः आवेशित हो जाता है। इस प्रकार यह क्रिया लगातार चलती रहती है। यही कार्यविधि है। अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। हाँ, यहाँ लिखी है बात, यहाँ लिखी है। अब कंघी E2 के सामने ऋणात्मक वैद्युत पवनें चलने लगती हैं, जिससे बेल्ट अनावेशित हो जाता है। अब यह बेल्ट घूम करके पुनः कंघी E1 के सामने पहुंचता है तो वह पुनः धनावेशित हो जाता है और इस प्रकार यह क्रिया लगातार चलती रहती है और गोला S अधिकतम विभवांतर प्राप्त कर लेता है। यही बांडी ग्राफ जनरेटर की कार्यविधि है। पहले ही हो चुकी है बात, अब आगे चलते हैं। उपयोग क्या है इसके? पहली बात, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में। उच्च विभवांतर 10 लाख वोल्ट तक का विभवांतर इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग है नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन। नाभिकीय भौतिकी का जब अध्ययन किया जाता है, नाभिक का जब अध्ययन किया जाता है, नाभिक के अध्ययन से जब उसका उपयोग हम भौतिकी में करते हैं, तब वहाँ उच्च विभवांतर की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा उपयोग है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण आदि को त्वरित करने में। प्रोटॉन कणों को, न्यूट्रॉन कणों को और अल्फा कणों को त्वरित करने में। त्वरित यानी उन्हें शीघ्रता से आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देने में, जिससे तीव्र गति से वह आगे बढ़ सकें। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों को त्वरित करने में 3 बिंदु हैं उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, जो कि इसकी परिभाषा है नाभिकीय भौतिकी में। तीसरा बिंदु है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों को त्वरित करने में। त्वरित यानी ऊर्जा उत्पन्न करने में। त्वरित का अर्थ होता है जैसे कि हम
परीक्षा पास आ जाती है तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जोश भर जाता है, उसे हम त्वरित कहते हैं। त्वरित माने चलने के लिए तैयार। अगले बिंदु पर चलते हैं, दोष। इसमें कुछ दोष भी हैं। नंबर 1, बड़ा आकार होने के कारण यह असुविधाजनक है। आकार इसका बहुत बड़ा होता है, असुविधाजनक, इसलिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। जहाँ रखा है वहीं रखा रहता है, एक ही स्थान पर यह रह सकता है। दूसरा बिंदु है, उच्च विभवांतर के कारण यह बहुत खतरनाक है। विभवांतर उच्च है, इसलिए बहुत खतरनाक भी होता है, खतरा भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि इससे यदि करंट लग जाए असावधानीवश तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। कोरोना से तो बचने की बहुत गुंजाइश है, इससे बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए तो इसके बाहरी आवरण का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं कि जैसे कभी कोई आवेश यदि इसके बाहरी टैंक पर कोई आवेश आता है तो वह ज़मीन में चला जाता है। दो इसके दोष हैं। एक प्रश्न और है जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं। संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा तुमने है ही, एक बार चर्चा और कर लेते हैं। वह थ्योरेटिकल प्रश्न है। संधारित्र क्या होता है? जो आवेश को धारण कर सके वह संधारित्र। लेकिन अधिक से अधिक आवेश धारण करने वाले उपकरण को हम संधारित्र कहते हैं। लेकिन यह भी परिभाषा पूर्ण नहीं है। परिभाषा यह है कि ऐसा उपकरण जिसके आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारता को बढ़ा दें, तो ऐसे उपकरण को हम कहते हैं संधारित्र। संधारित्र में धारण करने की क्षमता। जैसे किसी बर्तन में पानी भरते हैं तो जितना पानी भर सकते हैं वह उसको पानी भरने की, उसकी पानी को धारण करने की क्षमता है। यदि आकार बढ़ जाए तो अधिक पानी धारण हो जाएगा, तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन चालक की ऐसी विशेषता है कि उसके आकार और आयतन को बगैर बढ़ाए भी हम उसकी धारता को बढ़ा सकते हैं। ऐसे उपकरण को हम संधारित्र कहते हैं। जैसे समझें, संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। यदि इसकी पहली प्लेट को हम धनावेश देते हैं तो प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरी प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और इस दूसरी प्लेट के दूसरे तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं धारता को बढ़ाना। धारता का व्यंजक है C = Q/V। यानी हम धारता बढ़ाना चाहें तो हमें विभवांतर यानी विभव को कम करना होगा। धारता बढ़ाना चाहें तो विभव को कम करना होगा, क्योंकि धारिता और विभवांतर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब अपने सिद्धांत पर देखते हैं कि यह दूसरी प्लेट का जो ऋणावेश है यह इस पहली प्लेट के विभव को कम कर देता है, जो कि अपने लिए फायदेमंद है। हम यही तो चाह रहे हैं कि इसका विभवांतर कम हो जाए। विभवांतर कम हो जाए तो धारिता बढ़ जाए। ठीक है, तो यह ऋणावेश है जो यह इसके विभव को कम कर देता है। ठीक, यही हम चाहते हैं। लेकिन यह जो धनावेश है यह इसके पहली वाली प्लेट के विभव को बढ़ा देता है। तो हम वहीं की वहीं आ जाते हैं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह दूसरी प्लेट के ऋणावेश ने
जितना विभव पहली प्लेट के विभव को जितना घटाया था, तो यह धनावेश उतना ही विभव बढ़ा देता। कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम तो घटाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह ऋणावेश है जो यह इसके विभव को अधिक घटाता है। जितना यह घटाता है उतना यह धनावेश बढ़ा नहीं पाता है। तो हमें कुछ न कुछ फायदा तो हो ही जाती है, कुछ न कुछ तो विभव कम हो ही जाता है, कुछ न कुछ कम हो जाता है तो धारता कुछ न कुछ बढ़ जाती है। लेकिन इतने से हमें आराम नहीं है, हम तो धारता को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर विभवांतर को हमें और अधिक घटाना होगा। कैसे घटाएं? घटा सकते हैं। हमारा नुकसान कहाँ हो रहा था? हम चाहते थे कि विभवांतर कम हो जाए, तो यह ऋणावेश जो है यह तो कम कर रहा था विभवांतर को, लेकिन यह धनावेश बढ़ा रहा था। यदि यह धनावेश हमारे रास्ते से हट जाए तो विभवांतर बहुत कम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, जैसे माने यह प्लेट है, इसको हमने धनावेश दिया है, और अब दूसरी प्लेट है, इसके पास वाले तल पर ऋणावेश जो कि हमारे काम का है, और दूसरे तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस दूसरे तल को इस धनावेश को यदि हम पृथ्वी से जोड़ दें, तो यह धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। अतः दूसरी प्लेट के दूसरे तल पर कोई आवेश नहीं होता है। दूसरे तल पहले तल पर केवल ऋणावेश ही होता है। अब यह ऋणावेश पहली प्लेट के विभव को घटा देता है। जो धनावेश बढ़ा रहा था वह धनावेश तो समाप्त हो गया है, तो विभव बहुत अधिक बढ़ जाता है, और विभव घट जाता है। विभव के घटने से धारिता बढ़ जाती है। तो फिर दोहराएं एक बार कि पहली प्लेट को हम धनावेश देते हैं, तो प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरी प्लेट के पास वाले तल पर ऋणावेश और दूसरे तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यह ऋणावेश पहली प्लेट के विभव को घटाने का प्रयास करता है, और यह धनावेश विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन यह ऋणावेश पहली प्लेट के अधिक पास है, या प्लेट ए के अधिक पास है, तो इसका प्रभाव अधिक होता है। इसलिए प्लेट ए का विभव थोड़ा कम हो जाता है, जिससे धारिता बढ़ जाती है। अब यदि हम प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दें, तो धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, और बी पर केवल ऋणावेश ही बचता है, जो ए के विभव को कम और अधिक कम कर देता है, जिससे धारिता और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन हमारी मनुष्य की इच्छा, अब हम यदि चाहते हैं कि हमें और अधिक बढ़ाना है धारिता, तो फिर विभवांतर को और अधिक कम करना होगा। हम ऐसा उपाय करें जिससे विभवांतर और कम हो जाए, तो इसका भी उपाय है। इसका उपाय यह है कि यदि हम प्लेट बी को प्लेट ए के थोड़े पास लाते हैं, पास लाने से ऋण का प्रभाव और अधिक होगा। इस ऋण के प्रभाव से प्लेट ए का जो विभव है और कम हो जाएगा, और विभव कम होने से धारिता और बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्लेटों की स्थिति को निर्धारित करके हम धारिता को बढ़ा या घटा सकते हैं। बस यही संधारित्र का सिद्धांत है। एक बार दोहरा देते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे कि चालक की आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। इसमें दो प्लेटें होती हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेट ए को हम धनावेश देते हैं, जिससे प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी के पास वाले तल पर ऋणावेश और दूसरे तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यह ऋणावेश प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है, और धनावेश प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन ऋणावेश प्लेट ए के अधिक पास है, इसलिए इसका प्रभाव अधिक होता है, और प्लेट ए का विभव घट जाता है, जिससे धारिता बढ़ जाती है। अब यदि हम प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दें, तो धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, और प्लेट बी पर केवल ऋणावेश ही शेष बचता है, जिससे प्लेट ए का विभव और कम हो जाता है।
और जिससे धारिता और बढ़ जाती है। अब यदि हम धारिता को और बढ़ाना चाहें तो प्लेट बी को हम और पास लाते हैं। प्लेट बी को और पास लाने से प्लेट ए का विभव और घट जाता है, जिससे धारिता और बढ़ जाती है। इस प्रकार प्लेटों की स्थिति को निर्धारित करके हम संधारित्र की धारिता को बढ़ा या घटा सकते हैं। यही संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, कोई और कन्फ्यूजन हो तो बताना। नमस्ते।